हमेशा से एक अनइम्पोर्टेंट और ब्रोक बैकग्राउंड कैरेक्टर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। वो 10 ईयर पास्ट में एक अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ इस वर्ल्ड में रिकार्नेट हो गया। इस नई रियलिटी में उसे एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जहाँ वो दो पावरफुल वॉरियर्स के बीच एक इंटेंस बैटल देखता है। फिर अचानक उसकी कॉन्शियसनेस वापस आती है और वो खुद को हाई स्कूल में अपने यंगर सेल्फ की बॉडी में पाता है। पिंग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। तभी टीचर अनाउंस करता है कि मार्शल आर्ट्स रजिस्ट्रेशन एग्जाम अगले दिन शुरू हो रहा है। उसे याद नहीं आता कि उसके ओरिजिनल टाइमलाइन में ऐसा कोई सब्जेक्ट था भी। उसका दोस्त कहता है कि एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पैसों की बर्बादी होगी, क्योंकि ना ही उसने और पिंग ने कभी वॉरियर बनने में इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन पिंग समझ चुका था कि इस नई रियलिटी के बारे में उसे और जानकारी चाहिए, वरना उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। इसलिए वो क्लासरूम से बाहर भागता है और एक इंटरनेट कैफे में पहुंचकर इस दुनिया की डिटेल पढ़ना शुरू करता है। पिंग को पता चलता है कि जिन दो वॉरियर्स को उसने फाइट करते देखा था वो इस दुनिया के बड़े बड़े सीईओ हैं। यहाँ मार्शल आर्टिस्ट सोसाइटी में बहुत पावरफुल है और हाई स्टेटस होल्ड करते हैं। उन्हें रैंक 1 लोएस्ट से रैंक 9 हाईएस्ट तक कैटेगराइज किया गया है। सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही कंपनीज खोल सकते हैं। रैंक 4 वाले प्रोविनेंस के गवर्नर बन सकते हैं। रैंक 7 या हायर वाले ही मल्टीनेशनल कंपनीज चला सकते हैं। यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज भी सिर्फ लो रैंक मार्शल आर्टिस्ट से भरी हुई है। मार्शल आर्ट्स एग्जाम उन लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अपनी सोशल स्टेटस इंप्रूव करना चाहते हैं। ये सब जानकर पिंग डिसाइड करता है कि उसे ये एग्जाम देना चाहिए, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 है। अब उसे उम्मीद है कि शायद इस रियलिटी में उसकी फैमिली रिच हो। जैसे ही वो कैफे से बाहर निकलता है उसे एक वांटेड पोस्टर दिखता है, जिस पर हैंगबिन नाम का एक क्रिमिनल जो रैंक 2 वॉरियर भी है। पिंग इस इन्फो को मेंटली नोट कर लेता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसका घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पास्ट में था। तभी उसकी लिटिल सिस्टर बाहर आती है और कंप्लेन करने लगती है कि उसने पैसे अनफेयरली ज्यादा ले लिए। लेकिन पिंग बहुत खुश होता है उसे फिर से बच्ची के रूप में देखकर और उसके चेक पिंच कर देता है। उसकी बहन मॉम के पास भागकर कंप्लेन करने चले जाती है। पिंग अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और अपने फादर से अनाउंस करता है वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम देना चाहता है। पहले तो उसके फादर कुछ रिएक्ट नहीं करते और साइलेंटली बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो लौटते हैं और पूरी सपोर्ट के साथ उसे पैसे देते हैं। डिनर के बाद पिंग अपने पेरेंट की बातें ओवरहियर करता है, जहाँ वो फाइनेंसेस को लेकर चिंतित है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उसके फादर प्लान करते हैं कि फैक्ट्री से कुछ ब्लड एनर्जी पिल्स बोरो करें, क्योंकि वो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होती है। उसकी मदर भी काम करने के लिए रेडी हो जाती है ताकि फैमिली को एक बेटर सपोर्ट मिल सके। अगले दिन पिंग के फ्रेंड शॉक्ड रह जाते हैं ये जानकर कि उसने एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया है। क्लास में टीचर अनाउंस करता है कि उनके स्कूल में एक एक्स स्टूडेंट वॉन्ग स्पेशल लेक्चर देने वाला है। वॉन्ग मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एंट्री के बाद बहुत फेमस हो चुका है और अब वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने आ रहा है। पिंग और उसके फ्रेंड को स्टेशन से उसे पिक करने की ड्यूटी दी जाती है। रात को पिंग एग्जाम की डिटेल्स पढ़ रहा होता है और उसे पता चलता है कि ब्लड एनर्जी वैल्यू भी एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तभी अचानक लीकिंग टॉयलेट से एक वाटर ड्रॉप उसके फेस पर गिरती है। उसी वक्त उसकी मॉम उसे बताने आती है कि उसके डैड ने उसे ब्लड एनर्जी पिल ला कर दी है। जब वो शेल्फ से पिल्स उठाता है तो उसे पता चलता है कि एक पिल की कीमत 30,000 है, लेकिन जैसे ही वो पिल को टच करता है सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। स्क्रीन पर उसकी वेल्थ, ब्लड एनर्जी और मेंटालिटी स्टैट्स दिखने लगती है। सिस्टम असली वैल्यू रिवील करता है। दोनों पिल्स की टोटल कीमत 40,000 है। पिंक क्यूरियोसिटी में ब्लड एनर्जी स्टैट्स को टच करता है और सडनली उसकी पावर में सड़ जाता है, लेकिन इसके बदले उसके 10,000 कॉइन डिडक्ट हो जाते हैं। इसी समय वांटेड क्रिमिनल हैंगबिन भी इस सडन ब्लड एनर्जी फ्लक्चुएशन को सेंस कर लेता है। अब पता चलता है कि हैंगबिन इस वक्त एक वुमन को बंधक बनाए हुए उसके घर में छुपा हुआ है। वो अपने वाउंड्स हील करने के लिए छिपा हुआ था, लेकिन अब पिंक की एनर्जी उसे अट्रैक्ट कर रही है। दूसरी तरफ वॉन्ग सिटी में अर्ली अराइव कर जाता है। उसे एक कॉल आती है कि उसे हैंगबिन को हैंडल करना होगा। वॉन्ग इस टास्क के लिए 5 लाख चार्ज करता है। कॉल करते ही वो भी ब्लड एनर्जी फ्लक्चुएशन को सेंस करता है और उस डायरेक्शन में देखने लगता है। पिंग इन सबसे अनजान अपने रूम में स्टैंड करता है, पसीने से भीगा हुआ। वो महसूस करता है कि जैसे उसके मसल फट रहे हैं और उसके अंदर कुछ नया जाग रहा है। उसकी छोटी बहन उसे ज्यादा शोर मचाने से मना करती है, लेकिन वो स्टैट्स बढ़ाने के लिए पैसे के रेशियो को लेकर कंप्लेन करता है। हालांकि उसे खुशी होती है कि सिस्टम जब भी बेनिफिट एब्जॉर्ब कर लेता है तब भी पिल्स गायब नहीं होती। अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेशन जाता है लॉन्ग को पिक करने। पिंग को समझ नहीं आता कि सब लोग वॉन्ग को लेकर इतना हाइप क्यों बना रहे हैं। उसके फ्रेंड्स बताते हैं वॉन्ग एक जीनियस है जिसने हाई स्कूल में मार्शल आर्टिस्ट बनकर कॉलेज शुरू करने के कुछ दिनों में ही फर्स्ट रैंक का पीक टच कर लिया था। वो उन वॉरियर्स को भी पकड़ने में मदद करता है जो क्रिमिनल्स बन चुके हैं। वॉन्ग उनके बीच में आकर अपनी अराइवल अनाउंस करता है। सब उसे वार्मली वेलकम करते हैं और वॉन्ग पिंग के अंदर मौजूद एनर्जी को फील कर लेता है। उसे समझ आता है कि पिछली रात जो फ्लक्चुएशन हुआ था वो पिंग की वजह से था। एक रिच लड़का बोस्ट करता है कि उसकी ब्लड एनर्जी वैल्यू क्लास में सबसे ज्यादा है, लेकिन वॉन्ग बताता है कि पिंग की एनर्जी लगभग सेम लेवल की है। सब शॉक्ड रह जाते हैं और पिंग से पूछते हैं कि उसने कितनी पिल्स ली हैं। पिंग एक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और कहता है कि ये सब उसकी फिजिकल ट्रेनिंग का रिजल्ट है। फिर सब लोग वॉन्ग को एस्कॉर्ट करने लगते हैं, लेकिन वो बस के बजाय पैदल जाना प्रेफर करता है। रास्ते में वो अपकमिंग एग्जाम के लिए मिनिमम ब्लड एनर्जी वैल्यू पर डिस्कस करते हैं। वॉन्ग को लगता है कि ये कम से कम 110 पॉइंट होगी। स्कूल पहुंचकर वॉन्ग स्टूडेंट्स को स्पीच देता है और चीयरिंग क्राउड उसे सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो पिंग और उसके फ्रेंड्स
फ्रेंड्स को अपना नंबर देता है ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई मदद चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सके। वो उनके साथ डिनर पर जाने से मना करके चला जाता है। लेक्चर के बाद पिंक को रियलाइज होता है कि अगर उसे मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो उसे बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिमिटेड पैसे यूज नहीं कर सकता। तभी उसे याद आता है कि उसके रूम की लीक अभी भी ठीक नहीं हुई है और वो जल्दी से घर भागता है। दूसरी तरफ हैंक बिन अपने जख्मों के साथ लो प्रोफाइल में रहता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और वो अलर्ट हो जाता है। पिंक नीचे वाले अपार्टमेंट में रहता है और वहाँ रहने वाली लेडी से फ्रेंडली है। वो लीक ठीक करने के लिए अंदर आना चाहता है। बंदी हुई लेडी उसकी आवाज सुनते ही घबराकर टेबल से टकरा जाती है, जिसे वहाँ रखा फिश बाउल नीचे गिर जाता है। हैंक बिन उसे चुप रहने का सिग्नल देता है और फिर दरवाजा खोलता है। वो पिंक को बताता है कि लेडी ने कुछ दिन पहले ही उसे ये रूम रेंट पर दिया था। पिंक अंदर आता है और लीक चेक करता है, लेकिन तभी उसे हैंक बिन का पुराना फेस बैंडेज मिलता है। उसे याद आता है कि उसने ये बैंडेज एक वांटेड क्रिमिनल के चेहरे पर देखा था। तभी हैंक बिन उसे ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि पिंक को शक हो गया है। क्रिमिनल उसे रोकने के लिए सवाल पूछता है, लेकिन पिंक अनजान बनने की कोशिश करता है। अंदर ही अंदर वो वॉन्ग को SOS मैसेज भेजने की कोशिश करता है। हैंक बिन सडनली दरवाजा लॉक कर देता है। तभी पिंक को कॉल आता है और वो तेजी से वॉन्ग को खतरे के बारे में बता देता है, लेकिन हैंक बिन तुरंत उस पर हमला कर देता है, उसे दूर फेंक देता है और फोन क्रश कर देता है। फिर वो अपना बैंडेज हटाता है, जिससे उसकी भयानक चोट दिखने लगती है। वो साफ कह देता है कि अब पिंक जिंदा नहीं बच सकता। पिंक उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले के अटैक से वीक हो चुका है। हैंक बिन उसे गुस्से में ब्लेम करता है कि उसकी परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट पिंक की वजह से खराब हो गई। फिर वो पिंक पर हमला करता है, लेकिन पिंक अपनी वेल्थ पॉइंट यूज करके अपनी ब्लड एनर्जी रिकवर कर लेता है। हैंक बिन शॉक में आ जाता है और गुस्से में तेजी से हमला करता है। पिंक को स्ट्राइक डॉज करता है, लेकिन आखिर में फिर से गिर जाता है। तभी वॉन्ग टाइम पर पहुंचता है और हैंक बिन को हरा देता है। वो बताता है कि वो इसी एरिया में एनर्जी फ्लक्चुएशन इन्वेस्टिगेट करने आया था। बंधक बनी लेडी को आजाद कर दिया जाता है और कुछ मैन इन ब्लैक हैंक बिन को पकड़ने आ जाते हैं। वॉन्ग सरप्राइज होता है कि पिंक ने एक इंजर्ड सेकंड रैंक वॉरियर को इतने टाइम तक रोके रखा। उसे लगता है कि पिंक कुछ छुपा रहा है, लेकिन पिंक सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताता। वॉन्ग उसकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करता है और ज्यादा कुछ नहीं पूछता। फिर उसे हैंक बिन के बैग में एक थर्ड रैंक स्टोन मिलता है। वो अंदाजा लगाता है कि क्रिमिनल भी थर्ड रैंक में ब्रेक थ्रू करने की तैयारी कर रहा था। वॉन्ग वो स्टोन और कुछ हाई लेवल रिसोर्सेज उठा लेता है, लेकिन पिंक से कहता है कि वो अभी इन्हें यूज नहीं कर पाएगा। हालांकि वो बैग में बची हुई रिसोर्सेज पिंक को दे देता है, जिससे वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम की तैयारी कर सके और फर्स्ट रैंक को ब्रेक थ्रू करके एक फुली फ्लैज वॉरियर बन सके। पिंक को चिंता होती है कि उसने ज्यादा रिसोर्सेज ले लिए हैं, लेकिन वॉन्ग उसे समझाता है कि उसने सिर्फ उतना ही लिया है जितना उसे जरूरत थी। फिर वो कुछ रिसोर्सेज के इफेक्ट्स के बारे में समझाता है। ब्लड एनर्जी पिल सिर्फ एनर्जी की अपर लिमिट बढ़ाने के लिए यूज होती है। ये सबसे ज्यादा असरदार तब होती है जब कोई मार्शल आर्टिस्ट बनने से पहले इसे लेता है। उसके बाद इसके इफेक्ट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगले लेवल पर ब्लड एनर्जी एलेक्सिर की जरूरत होती है, जो पूरी तरह से ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसे ब्रेक थ्रू के दौरान यूज किया जाता है। ब्रेक थ्रू के बाद कोई फर्स्ट रैंक मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। 9th रैंक को छोड़कर हर रैंक 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है, इनिशियल, मिडल, हाई और पीक। वॉरियर को हर स्टेज में ब्रेक थ्रू के लिए जरूरी ब्लड ची एलेक्सिर लेना पड़ता है। नेक्स्ट है बोन रिफाइनिंग पिल, जो बोन्स की स्ट्रेंथ को रिफाइन करता है और स्किन व एनर्जी चैनल के डैमेज को हील करने में मदद करता है। मार्शल आर्टिस्ट के लिए बोन इंजरी सबसे मुश्किल से हील होती है, इसलिए बोन्स को मजबूत करना जरूरी होता है, जिससे बॉडी में ब्लड एनर्जी फ्लो को सपोर्ट मिल सके। बैग में आखिरी पिल है प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन पिल, जो फ्रेजाइल ह्यूमन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि ब्रेक थ्रू के दौरान ब्लड एनर्जी लिमिट से ज्यादा बढ़ने पर वो एक्सप्लोड न हो जाए। वॉन्ग उसे वार्निंग देता है कि बिना सोचे समझे कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। फिर वो प्रॉमिस करता है कि अगर पिंक एग्जाम पास कर लेता है तो वो उसे मार्शल आर्ट स्कूल के बारे में और जानकारी देगा। उनकी कॉन्वर्सेशन पिंक की छोटी बहन के घर के आने से इंटरप्ट हो जाती है, जो वॉन्ग को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। बाद में पिंक अपने रूम में जाता है और पिल्स को इंस्पेक्ट करता है। सिस्टम सारी पिल्स की वैल्यू एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे कैलकुलेट करके 2 मिलियन से ज्यादा बताता है। इससे उसका सिस्टम अपडेट हो जाता है और उसके स्टैट्स को दुनिया के करंट मैट्रिक्स के हिसाब से शो करता है। अभी उसकी ब्लड एनर्जी 110 कैलोरीज है। वो अपने वेल्थ पॉइंट्स यूज करता है ताकि एग्जाम से पहले स्ट्रॉन्ग बन सके। उसके टीचर और वॉन्ग उसे कुछ मार्शल आर्ट्स बुक्स भी देते हैं। एक दिन उसका रिच फ्रेंड उसे इनवाइट करता है ताकि उसकी ब्लड एनर्जी वैल्यू मेजर कर सके, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि पिंक उसी लेवल पर है। क्लास के बाद वो उसके घर जाते हैं और फ्रेंड शॉक्ड रह जाता है जब वो देखता है कि पिंक की ब्लड एनर्जी वैल्यू 100 से ज्यादा है। दोबारा टेस्ट करने पर भी रिजल्ट सेम आता है। पिंक ट्रेनिंग और स्टडीज कंटिन्यू करता है ताकि एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सके। एग्जाम का दिन आता है और वो और उसके दोस्त फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं। सभी को एक हॉल में ले जाया जाता है जहां ब्लड एनर्जी मेजर करने की मशीन लगी होती है। एग्जामिनर अनाउंस करता है कि पासिंग मार्क्स 112 कैलोरीज है। सभी कैंडिडेट्स अपने पॉट्स में एंटर करते हैं और अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू करते हैं। सब अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं ताकि मशीन उनकी हाई स्कोर मेजर कर सके, लेकिन पिंक आगे बढ़ता रहता है और बाकी कैंडिडेट्स हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। एग्जामिनर उसके टैलेंट को वॉन्ग के लेवल का बताता है, क्योंकि पिंक की ब्लड एनर्जी 149 कैलोरीज मेजर की जाती है। रिजल्ट मिलने के बाद वो अपने सीनियर को कॉल करता है और उनसे सिटी स्पोर्ट्स एरिना में मिलने का प्लान बनाता है। पिंक और उसके दोस्त अपने रिजल्ट हवा में उछालते हैं क्योंकि सब पास हो चुके होते हैं और पिंक को सब
सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। उसके पेरेंट्स रिजल्ट देखकर रो पड़ते हैं। बाद में वो वैंग से मिलने जाता है जो उसे कांग्रेचुलेट करता है। सीनियर उसे नीनी से मिलवाता है जो उसके मास्टर की बेटी है और वो उसकी देखभाल कर रहा है। इसके बाद उसे फ्लैशबैक आता है जब उसके मास्टर ने एक डेंजरस अंडरग्राउंड लेयर में घुसकर इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मिशन फेल होने के बाद उसने घायल वैंग को मार्शल आर्ट सोसाइटी की देखभाल करने के लिए कहा था। फ्लैशबैक खत्म होता है जब पिंग उसे पुकारता है। वैंग इम्प्रेस्ड होता है कि पिंग ने सेकंड बून टेम्परिंग हासिल कर ली है। पिंग इसे सिर्फ किस्मत मानता है और मार्शल आर्ट्स मटेरियल्स को क्रेडिट देता है जो उसे मिला था। सीनियर उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अब उस असॉल्ट को सह सकता है। हालांकि वो अभी भी ब्लड एनर्जी इम्ब्यूड अटैक से डैमेज ले सकता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड बोन टेम्परिंग हासिल कर ली होती है उन्हें कई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी हाईली प्रेफर करती है। टोटल 102 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वोंग सिर्फ 4 रिकमेंड करता है। जिंगडू मार्शल यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पर है और मोडू यूनिवर्सिटी सेकंड रैंक पर। इसके पास बाकी इंस्टीट्यूशन से बेहतर रिसोर्सेज हैं। इन यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट रैंक पिल फ्री मिलती है और हायर रैंक पिल मार्केट प्राइस में 30% कम रेट पर मिलती है। तीसरी रिकमेंडेशन फर्स्ट जुआन मिलिट्री एकेडमी है, जहाँ रिसोर्सेज पर कम डिस्काउंट मिलता है, लेकिन स्टूडेंट्स को डेंजरस मिशन करने का मौका मिलता है जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज में हाई रैंक ट्यूटर्स होते हैं जिससे स्टूडेंट्स की फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। वोंग की आखिरी रिकमेंडेशन उसकी खुद की यूनिवर्सिटी नैनयांग है, जहाँ टैलेंट की जरूरत है और पिंग वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पिंग सारी डिटेल सुनने के बाद मोडू जाने का फैसला करता है, लेकिन वोंग उसे अलर्ट करता है कि वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि ज्यादातर नए स्टूडेंट सेकंड बोन टेम्परिंग पर होंगे। इसके बाद पिंग ट्रेनिंग में लग जाता है और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होता है। जब जाने का समय आता है तो उसकी फैमिली उसे गुड बाय कहने के लिए वहाँ होती है। पिंग आखिरकार मोडू पहुंचता है और वहाँ की ग्रैंड यूनिवर्सिटी गेट देखकर दंग रह जाता है। तभी एक थर्ड ईयर स्टूडेंट फैंग किंग उसकी ट्रांस को इंटरप्ट करता है। वो अपनी स्वॉर्ड जमीन में गाड़ देता है और फ्रेशमैन को ये बताता है कि ये गेट इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स ये ना भूलें कि उनका टैलेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो स्कूल से ऊपर नहीं है। फैंग किंग पिंग की बोन टेम्परिंग लेवल को नोटिस करता है और खुद को यूनिवर्सिटी वेपन अकेडमी का मेंबर बताता है। जब उसे पता चलता है कि पिंग नैनयांग से है तो वो उसे सीनियर का रिस्पेक्ट करने की वार्निंग देता है। पता चलता है कि फैंग क्विंग वोंग को अपना राइवल मानता है। पिंग एडमिन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है जहाँ रिवील होता है कि उससे थर्ड बोन टेम्परिंग हासिल कर लिया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी तक वो मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बना है। एडमिन ऑफिसर स्टंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम के दौरान उसकी रिपोर्ट में सेकंड बोन टेम्परिंग लिखा था, मतलब उसने 1 महीने के ब्रेक में थर्ड लेवल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। पिंग के लिमिटलेस पोटेंशियल को देखते हुए उसे एरिना 1 के बोर्डिंग रूम 86 में असाइन किया जाता है। यून को न्यू कमर्स को उनके अकोमोडेशन तक एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यून समझाती है कि स्टूडेंट डॉर्मेटरी को 4 एरियाज में डिवाइड किया गया है। हर जोन रूम में रहने वाले स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से डिवाइड है। पिंग को एरिया 1 में एक पूरी अपार्टमेंट मिलती है जो काफी लग्जरियस होती है। कैंपस की खूबसूरती देखकर वो इम्प्रेस्ड हो जाता है। यून बताती है कि कैंपस का डिजाइन इस तरह बनाया गया है ताकि मार्शल आर्टिस्ट हमेशा ट्रैंकिल रहे क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का सफर बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। पिंग अपना रूम ढूंढता है और उसकी लग्जरी देखकर खुश हो जाता है। तभी सामने वाले रूम में रहने वाला चोंगडिंग उससे मिलने आता है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। चोंगडिंग बताता है कि वोंग ने एक और रैंक को पार कर लिया है और अब अपने लेवल के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को चैलेंज कर रहा है। उसने एक ही दिन में 8 मार्शल आर्ट स्कूल को हरा दिया था। फैंग किंग ने भी उसे चैलेंज किया था, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक अननोन है। चोंगडिंग हम्बली मानता है कि पिंग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पिंग थर्ड बोन टेम्परिंग हासिल कर चुका है, जबकि चोंगडिंग फर्स्ट रैंक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। वो पिंग को याद दिलाता है कि उन्हें शाम को 3 बजे फील्ड 1 में मेंटर स्पीच के लिए पहुंचना होगा। सीन कट होता है और हम फैंग क्विन को देखते हैं जिसे न्यू कमर्स को स्काउट करने के लिए ट्रैक किया जा रहा है। जैसे स्टूडेंट फील्ड 1 में पहुंचते हैं, ठीक 3 PM पर गेट्स अचानक बंद हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स लेट आते हैं वो कंप्लेन करते हैं। तभी जिंग, जो वेपन अकेडमी का ट्यूटर है, अपनी ब्लड एनर्जी रिलीज करता है जिससे पूरा माहौल शांत हो जाता है। वो अनाउंस करता है कि जो भी स्टूडेंट समय पर नहीं पहुंचे उनके 20 क्रेडिट्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। मैडो यूनिवर्सिटी में 1 क्रेडिट की वैल्यू बाहर की दुनिया में 30,000 के बराबर होती है। ये सुनकर लेट पहुंचे स्टूडेंट्स लगभग रोने लगते हैं क्योंकि फ्रेशमैन को शुरू में ही सिर्फ 50 क्रेडिट्स मिलते हैं और 20 क्रेडिट्स का लॉस एक बहुत बड़ा झटका है। जिंग फ्रेशमैन को समझाना चाहता है कि यूनिवर्सिटी में रूल्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है। यहाँ लेजीनेस और एरोगेंस के लिए कोई जगह नहीं है। वो बताता है कि यूनिवर्सिटी उनसे डिसिप्लिन और हार्डवर्क की एक्सपेक्टेशन रखती है। तभी दूसरे मेंटर स्टेज पर आते हैं और अपना ब्लड एनर्जी रिलीज करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स उनकी एनर्जी से पीछे हट जाते हैं, लेकिन टैलेंटेड लोग अपनी ग्राउंड पर टिके रहते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पिंग भी अपनी एनर्जी रिलीज करता है और मेंटर उससे प्रभावित होते हैं कि उसने अभी तक मार्शल आर्टिस्ट बने बिना ही इतने हाई लेवल पर पहुंच चुका है। फिर प्रिंसिपल रैन एंट्रेंस लेते हैं। वो 8वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट और गोल्डन बॉडी मास्टर हैं। उनके वार्म एनर्जी रिलीज करने से सभी प्रभावित हो जाते हैं। वो न्यू कमर्स को वेलकम करते हैं और यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। साथ ही वो ये कहते हैं कि उनका उद्देश्य अगली जनरेशन के मार्शल आर्टिस्ट को तैयार करना है जो दुनिया की रक्षा करेंगे। स्पीच के बाद जिंग अनाउंस करता है कि सभी फ्रेशमैन को एक टॉप ग्रेड ब्लड एनर्जी पिल मिलेगी। वो ये भी बताता है कि 20 मिनट बाद ट्रेनिंग कंपटीशन शुरू होगी। पिंग को एहसास होता है कि उसके सारे क्लासमेट्स अब उसके अपोनेंट्स बनने वाले हैं। ट्यूटर फन उन्हें ट्रेनिंग फैसिलिटी तक ले जाते हैं और समझाते हैं कि
बिल्डिंग में टोटल 9 फ्लोर है, लेकिन फ्रेशमैन सिर्फ चौथे फ्लोर तक जा सकते हैं। इस ट्रायल के दौरान हर फ्लोर एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो एक कंप्लीट मार्शल आर्टिस्ट के लिए जरूरी है। पहला फ्लोर है कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज, जहाँ वॉरियर्स हिस्ट्री पर रिसर्च होती है। दूसरा फ्लोर कॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ एलिक्सर और एनर्जी स्टोन पर स्टडी होती है। तीसरा फ्लोर टैक्टिकल एकेडमी, जहाँ फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज किया जाता है। चौथा फ्लोर वेपन एकेडमी, जहाँ वेपन यूसेज और प्रैक्टिकल कॉम्बैट सिखाया जाता है। कंपटीशन का मेन रूल ये है, जो जिस फ्लोर पर रहेगा उसे उसी कॉलेज में असाइन कर दिया जाएगा। हर फ्लोर में मैक्सिमम 400 स्टूडेंट ही आ सकते हैं। अगर कोई फ्लोर फुल हो जाता है और कोई बाद में एंटर करता है तो उसके 30 क्रेडिट डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को अपने डिजायर फ्लोर तक पहुंचने के लिए लड़ाई लड़नी होगी और दूसरों को एंट्री से रोकना भी होगा। फ्रेशमैन को वुडन वेपन दिए जाते हैं और फाइट शुरू होती है। कुछ स्टूडेंट पहले फ्लोर पर ही रुक जाते हैं, जबकि एम्बिशियस लोग अपनी पसंदीदा वेपन्स लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। पिंग और चोंगडिंग अलग अलग रास्तों के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चौथे फ्लोर पर मिल सके। जैसे जैसे पिंग ऊपर बढ़ता है उसे समझ आता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कॉम्बैट ट्रेनिंग में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, जिससे वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करता है। यांग युनशी और जियाओ मिलकर एक गर्ल्स अलायंस बनाती है, जिससे उनके चांसेस बढ़ जाते हैं अपने प्रेफर्ड फ्लोर तक पहुंचने के। दूसरी तरफ चैंगडिंग रास्ते में सबको पुश करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन स्टिंग और लेई उसे रोक देते हैं, जो कि साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इस दौरान फैंकिंग ट्यूटर के पास जाता है क्योंकि वो चाहता है कि प्रिंसिपल उसके एक अक्वाइंटेंस को यूनिवर्सिटी के डंजन में एंट्री की परमिशन दे। स्टिंग और लेई सबसे पहले 4th फ्लोर पर पहुंचते हैं और लड़कियां भी उनके पीछे पीछे पहुंचने वाली होती हैं। धीरे धीरे फ्लोर पर और भी स्टूडेंट्स आने लगते हैं। चैंगडिंग फाइनली वहां पहुंच जाता है और स्टिंग को सीधा चैलेंज करके उसे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद पिंग भी फ्लोर पर पहुंचता है और अपने क्लासमेट की कॉम्बैट स्किल देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो ओपनली कहता है कि वे वैंग के मुकाबले बहुत वीक हैं। उसकी बातें सुनकर बाकी स्टूडेंट्स को गुस्सा आता है। जिंग ऑर्डर देता है कि सभी स्टूडेंट्स मिलकर पिंग को हराए ताकि वो समझ सके कि यहाँ के लोग भी वर्दी हैं। इसके लिए उन्हें 30 मिनट का टाइम दिया जाता है और जो भी उसे हराएगा उसे 40 क्रेडिट मिलेंगे। अगर पिंग हारता है तो उसके क्रेडिट डिडक्ट हो जाएंगे। वहीं जिंग यह भी अनाउंस करता है कि अगर पिंग किसी नॉन वॉरियर को हराता है तो उसे 2 क्रेडिट मिलेगा और मार्शल आर्टिस्ट को हराने पर 4 क्रेडिट। चैंगडिंग पिंग के साथ देने का फैसला करता है, भले ही सिचुएशन अब 2 वर्सेस 300 हो चुकी हो। इसके बाद दोनों एक साथ फाइट शुरू कर देते हैं और इनकमिंग स्टूडेंट्स को धड़ाधड़ गिराने लगते हैं। पिंग तो यहाँ तक कि लेई के फेस को एक शील्ड की तरह यूज कर लेता है ताकि यांग का अटैक ब्लॉक कर सके। दूसरी तरफ जियाओ अपनी साइड के स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है जिससे वे एक से ज्यादा इफेक्टिव असॉल्ट लॉन्च कर सके। चैंगडिंग आखिरकार ओवरवेल्म्ड होकर हार जाता है, लेकिन पिंग अभी भी अकेले डटा हुआ है। ट्यूटर्स भी इस पूरे सीन को एनालाइज कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि पिंग ने अपनी सेकंड लेवल लैग टेक्निक वैंग से सीखी है। अब बस 20 मिनट बचे होते हैं और अनाउंस किया जाता है कि अगर स्टूडेंट्स पिंग को नहीं हरा पाए तो उनके क्रेडिट्स आधे हो जाएंगे। इससे उनका डेस्पिरेशन और बढ़ जाता है और वे अपने अटैक्स को और तेज कर देते हैं। स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि पिंग की ब्लड एनर्जी तेजी से डिप्लीट हो रही है, लेकिन पिंग अपने सिस्टम को एक्सपोज नहीं करना चाहता, इसलिए एनर्जी रिस्टोर करने के लिए वो एक पिल ले लेता है ताकि ऐसा लगे कि इस पिल की वजह से उसकी एनर्जी वापस आई है। फिर वो एकदम से सभी अटैक को डॉज करके ऊपर छलांग लगाता है, जिससे शॉक्ड रह जाते हैं। ट्यूटर भी सोचने लगता है कि क्या सच में ह्यूमन बॉडी इतनी जल्दी पिल्स एब्जॉर्ब कर सकती है। फाइनली स्टूडेंट्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट सेकंड तक भी वे पिंग को पकड़ नहीं पाते। पिंग को ऑफिशियल विनर घोषित कर दिया जाता है। सिंह उन सभी स्टूडेंट्स को याद दिलाता है ये उनके लिए एक बहुत बड़ी हार है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स को मेंटर सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। फ्रेंड की तरफ से परमिशन मिल जाती है, जिससे फैंग किंग और उसका अक्वाइंटेंस भी डंजन में एंटर कर सकते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ फैंग रिवील करता है कि वो 3rd रैंक के पीक पर पहुंच चुका है और वो अपने अगले अपोनेंट को हरा भी देता है। मेंटर सिलेक्शन डे पर स्टूडेंट्स को ये कंसीडर करने के लिए कहा जाता है कि हर स्टूडेंट्स के अलग अलग कंडीशंस हैं, जिनके हिसाब से उन्हें अपना डिसीजन लेना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स फन को चुनने के लिए भागते हैं, लेकिन पिंग का ध्यान फेंड्रो की तरफ जाता है। फेंड्रो सिर्फ उन 20 स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में इंटरेस्टेड होती है जिन्होंने ट्यूटर के ब्लड एनर्जी प्रेशर को विथस्टैंड किया है। फेंड्रो पिंग को क्लियरली समझाती है कि अगर वो अपने सेफ्टी को लेकर सीरियस है तो उसे उसके साथ साइन करना चाहिए। फैंग ने ऑलरेडी बहुत से सीनियर्स को हरा दिया है और क्योंकि पिंग उससे जुड़ा हुआ है, उसकी भी बैक पर एक बड़ा टारगेट बन चुका है। ऊपर से उसने ट्रायल्स में अपने ही क्लासमेट्स को एम्बेरस किया है, जिससे वो पहले से ही काफी अनपॉपुलर बन चुका है। फेंड्रो ये भी रिवील करती है कि उसके पास एक पिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स हैं, इसका मतलब है कि पिंग को जितनी चाहे उतनी पिल्स मिल सकती हैं। इस डिटेल को सुनकर और भी कई स्टूडेंट्स उसके साथ साइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। फेंड्रो जानती है कि पिंग किसी रिच फैमिली से नहीं आता जो उसकी ट्रेनिंग को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, लेकिन बाकी टॉप स्टूडेंट्स पहले से ही पावरफुल बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे वे किसी भी ट्यूटर को चुने। फेंड्रो की सारी बातें सुनने के बाद पिंग फाइनली उसके साथ साइन कर लेता है। हालांकि फन एक और शॉकिंग फैक्ट रिवील करता है, उसके मेंटरशिप प्रोग्राम से आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स सीरियस इंजरीज के साथ ग्रेजुएट होते हैं। ये सुनकर पिंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन जियाओ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी फेंड्रो के साथ साइन कर देता है। इसके बाद पिंग फाइनली अपने नए मेंटर के साथ अपनी प्राइवेट सेशन शुरू करता है। फेंड्रो समझाती है कि अगर पिंग को फर्स्ट रैंक तक पहुंचना है तो उसे अपनी बॉडी की बाकी एनर्जी चैनल्स को ओपन करना होगा। वो इंस्ट्रक्ट करती है कि पहले उसे ऑर्गन प्रोटेक्टिव और बोन रिफाइनिंग पिल्स लेनी चाहिए, इनसे उसके आर्म्स के एनर्जी चैनल ओपन हो जाते हैं। फिर वो टेबल पर रखी ब्लड एनर्जी पिल लेता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिससे उसके बॉडी के बाकी पाथवेज भी खुल जाते हैं। वो एक्साइटेड हो जाता है और फेंड्रो को थैंक्स कहता है कि उसने उसे फर्स्ट रैंक तक पहुंचने में हेल्प
की। फेनरो ऑब्जर्व करती है कि पिंक की लैग टेक्निक में रैपिड ब्रस्ट ऑफ पावर की कमी है। वो उससे कहती है कि अपने फर्स्ट क्लास में जियाओ को भी लेकर आए, लेकिन जैसे ही पिंक कुछ हाई क्वालिटी फर्स्ट रैंक पिल्स मांगता है, उसे बैक हैंडेड स्लैप मिल जाता है। जैसे ही पिंक वहाँ से निकलता है, फेनरो को उसके स्ट्रैंग्ड हस्बैंड कुशिनो का कॉल आता है, जिससे वो थोड़ा अपसेट हो जाती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपने डिसीज डॉटर की पिक्चर देखती है। अगले दिन पिंक और उसका साथी अपनी किकिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी फेनरो आकर अपनी टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करती है। वो अपने किक से वुडन स्टन में होल बना देती है और इस टेक्निक को फुट जैब कहती है। ये तब होता है जब कोई अपनी ब्लड एनर्जी को एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करके एक्सप्लोड कर देता है। बोन टेम्परिंग टेक्निक्स के साथ कंबाइन करने पर रिजल्ट पावर उतनी ही डिस्ट्रक्टिव होती है जितनी किसी फायर आर्म की। पिंक इसे ट्राई करता है, लेकिन ऑलमोस्ट अपनी पैर तोड़ लेता है। फेनरो उसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जाने को कहती है ताकि वो पॉइंटेड अलॉय बूट्स ले सके। ट्रेनिंग सेशन के बाद उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसे क्रचेस यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि फेनरो ने उसे इंजरी के बावजूद प्रैक्टिस करने पर मजबूर किया था। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट पहुंचकर पिंक शॉक्ड रह जाता है कि वर्स्ट लेवल बूट्स की कीमत 40 क्रेडिट्स है, जो आउटसाइड वर्ल्ड में 1 मिलियन के बराबर है। वहाँ का ओल्ड मैन अटेंडेंट डील को और स्वीट और बनाने के लिए उसे 50 क्रेडिट्स में डीएल अलॉय नकल्स डस्टर भी देने का ऑफर देता है। पिंक तुरंत ही डील एक्सेप्ट कर लेता है, थैंक्स टू द एक्स्ट्रा क्रेडिट जो उसने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपटीशन में क्लासमेट्स को हराकर कमाए थे। इसके बाद फेनरो सभी को ट्रेनिंग हॉल लेकर जाती है, जहाँ पिंक का सामना कुछ सीनियर से होता है। उनके ब्रदर्स को वैंग ने हराया था और अब वे पिंक से फाइट करने की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो वैंग का एफिलेट है। पिंक अपने सोर फूट के बावजूद फाइट एक्सेप्ट कर लेता है और मार्शल आर्ट क्लब इस कॉन्टेस्ट को ओवरसी करता है। पहला फाइटर पिंक पर अटैक करता है और उसकी नई नकल डस्टर के इम्पैक्ट से वो पीछे गिर जाता है। इनिशियल एक्सचेंज के बाद वो स्ट्रेटेजी चेंज करता है और इन्वेजन पर फोकस करता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। लेकिन तभी वो होल्डिंग ग्राउंड टेक्निक रिवील करता है, जिससे वो हवा में खड़ा रह सकता है। वो तेजी से नीचे आता है और एक पावरफुल फुट जैब मारता है, जिससे उसका अपोनेंट नॉकआउट हो जाता है। फाइट का रेफरी शॉक्ड रह जाता है कि एक फ्रेशमैन में इतनी स्किल है, और वो पिंक को ऑफिशियली विजेता अनाउंस करता है। तभी वैंग और फैन किंग भी वहाँ आते हैं। वैंग उन सभी सीनियर्स को चैलेंज करता है जिन्हें उससे प्रॉब्लम है। वो उन्हें आसानी से हरा देता है और फिर फैन किंग और पिंक के साथ कबाब खाने जाता है। इसी दौरान रिवील होता है कि वैंग ही वो अक्वाइंटेंस था जिसे फैन किंग यूनिवर्सिटी के डंजन में एंट्री दिलवाना चाहता था। वो उसे अप्रूवल डॉक्यूमेंट दे देता है। बातचीत का टॉपिक नेशनल फ्रेशमैन एक्सचेंज कंपटीशन पर चला जाता है, जो कुछ महीनों में होने वाला है। यह स्कूल के बीच रिसोर्सेज की लड़ाई होती है। वैंग पिंक को सलाह देता है कि वो इस फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि इस बार इसे नेशनल वाइड ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ये उसके लिए एक परफेक्ट मौका है जिससे वो एक हाउस होल्ड नेम बना सकता है। इसके बाद टॉप परफॉर्मिंग फर्स्ट ईयर की मीटिंग होती है, जहाँ कंपटीशन के डिटेल्स रिवील किए जाते हैं। मैडू यूनिवर्सिटी इस इवेंट को होस्ट करने वाला है और जो मार्शल आर्ट स्कूल जीतेगा उसे अपने एनुअल रिसोर्सेज एलोकेशन में 20% का बूस्ट मिलेगा। नेचुरली इसे बाकी स्कूल के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। इस कंपटीशन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लेसर स्कूल का मानना है कि मूडू और जिंगडू स्कूल्स अब पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे और वे रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वैंग ने इन दोनों स्कूल्स के कुछ थर्ड रैंक स्टूडेंट्स को हराया है, जिससे इस बार स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो गए हैं। फन सिलेक्टेड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को चैलेंज करता है कि अगर वे बेकार नहीं कहलाना चाहते तो उन्हें अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी। 10 स्टूडेंट्स को चूज किया जाता है और उन्हें अगले कुछ महीनों में फर्स्ट रैंक के पीक तक पहुंचने के लिए कहा जाता है। पिंक को टीम का कैप्टन बनाया जाता है क्योंकि फिलहाल वही अपने क्लासमेट्स से सबसे ज्यादा क्रेडिट होल्ड कर रहा है। फेनरो साफ कर देती है कि वो अभी भी पूरी तरह से एग्री नहीं हुई है कि उसके स्टूडेंट्स कंपटीशन में हिस्सा लें। अगर उसे किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड खतरा दिखा तो वो उन्हें विड्रॉ कर लेगी। कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स को रियल लाइफ मिशन दिए जाते हैं, जहाँ उन्हें रफ वॉरियर्स को सबड्यू करना होता है। पहली बार में वे बुरी तरह हार जाते हैं, लेकिन फिर स्ट्रेटेजी चेंज करने के बाद वे दूसरी कोशिश में जीत जाते हैं। पिंक और बाकी लोग फाइनली अपनी असली वेपन से प्रैक्टिस करने लगते हैं। पिंक को एक ग्लाइव मिलता है, लेकिन जैसे ही वो इसे ट्राई करता है गलती से पूरा कैंपस डिस्ट्रॉय कर देता है। फेनरो उसके केयरलेसनेस पर गुस्सा होता है और उसे गवर्नर जैंग द्वारा बनाई गई ब्लड ब्रश ब्लेड शॉट टेक्निक की मैनुअल दे देता है। सभी लोग कंपटीशन के लिए खुद को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब एरिना पूरी तरह से भरा होता है। पोस्ट ग्रैंड एंट्री के साथ सभी स्कूल के लीडर्स को इंट्रोड्यूस करता है। रैन को वंडर होता है कि क्विंशन कहाँ है और उसे बताया जाता है कि वो डंजन में गया हुआ है। पिंक के हाई स्कूल फ्रेंड्स और उसकी सिस्टर नैने उसे सपोर्ट करने आते हैं। टीम बैक स्टेज में होती है, जहाँ उन्हें पेप टॉक दी जा रही होती है। फन मार्शल आर्ट्स लाइव स्ट्रीमर डॉली भी एक्सक्लूसिव कंटेंट लेने के लिए बैक स्टेज पर पहुंच जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि पिंक अपनी टीम का कैप्टन है तो वो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। पिंक की छोटी बहन प्राउडली अनाउंस करती है कि वो अभी भी यूएन पिंक क्लब की प्रेसिडेंट है और पिंक को वाइस बना देती है। पिंक इस क्लब को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन डॉली अभी भी जर्नलिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर चुका है और उसका मिशन है पिंक को अच्छा दिखाना। कंपटीशन शुरू होता है और सबसे पहले जिंगडू मार्शल आर्ट स्कूल इंट्रोड्यूस किया जाता है। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेशमैन को भेजा है और उनका कैप्टन हु है, जो नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियन भी है। अफवाहें हैं कि वो ऑलरेडी सेकंड रैंक तक पहुंच चुका है। इसके बाद 8 स्कूल अलायंस और मार्शल यूनिवर्सिटी अलायंस इंट्रोड्यूस होते हैं। ये स्कूल अपने नाम से कम्पीट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने बेस्ट फाइटर्स को मिलाकर कोएलिशन बनाई है। मूडू यूनिवर्सिटी लास्ट में इंट्रोड्यूस होती है क्योंकि वो इस इवेंट के होस्ट भी हैं और जिंगडू के लॉन्ग टाइम राइवल्स भी। कैप्टन स्टेज में आते हैं और मैच ड्रॉ करने के लिए बॉल हवा में उछाली जाती है। कैप्टन अपने पसंदीदा बॉल्स को पकड़ते हैं और रिजल्ट स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। रैन एक स्पीच देता है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। पहली फाइट जिंगडू और मार्शल यूनिवर्सिटी अलायंस के बीच होती है। दोनों कैप्टन अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और दोनों ही सेकंड रैंक के मार्शल
मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। मिंगू जल्दी से अटैक शुरू करता है लेकिन हु एफर्टलेसली डॉज और ब्लॉक करता है। वो एडवांस एयर वॉक दिखाता है जो आमतौर पर सेकंड या थर्ड रैंक के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। दोनों फाइटर्स का इंटेंस क्लैश चलता रहता है लेकिन हु अपने स्पीयर से एक क्रिटिकल स्टैप कर देता है। मिंगू काउंटर करने के लिए स्पीयर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। पेन को इग्नोर करके मिंगू एक बड़ा अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन हु उसे डॉज कर लेता है और अपने स्पीयर में छिपा हुआ हिडन ब्लेड रिवील करता है। वो एक थ्रस्ट अटैक करता है लेकिन आखिरकार मूवमेंट में अपना वार रोक लेता है और मिंगू के नेक के करीब स्पीयर रोक देता है जिससे मिंगू हार मानने पर मजबूर हो जाता है। ये देखकर जिंग चिंता में पड़ जाता है कि हु की टीम कंपटीशन के एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लेकर जाएगी लेकिन रैन अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा रखता है। इस बीच डॉली अपने लाइव स्ट्रीम पर एड स्लॉट बेचकर पैसा कमाने की सोच रहा होता है क्योंकि दुनिया भर के लोग इस इवेंट को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ फैंकिंग और वैंग मूडो डंजन में एंट्री लेने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। एरिना में वापस आते हैं तो वैंग जियांग जो कि फेमस फैंग फैमिली से है जिंगडू के लिए जीत हासिल करता है और फर्स्ट राउंड खत्म होता है। अब अगली मैच मोडू और 8 स्कूल अलायंस के बीच होने वाली होती है। पिंग फर्स्ट फाइट करने वाला होता है लेकिन उसकी छोटी बहन घबराई हुई उसके पास आती है और उसे फाइट करने से मना करती है। पिंग उसे कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और कहता है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पिता घर पर टीवी पर ये सब देखने के लिए पहुंच जाता है। पिंग का अपोनेंट उसकी वीकनेस को एनालाइज करता है और हंसने लगता है। अपोनेंट पहला मूव करता है लेकिन पिंग उसे ब्लॉक कर देता है। फिर वो अपना ग्लाइव डिटैच करता है और एक सेकेंडरी वेपन रिवील करता है जिससे वो अपने अपोनेंट को पीछे धकेल देता है। कुछ देर की इंटेंस फाइट के बाद पिंग अपने ग्लाइव को रीअटैच करता है और एक जबरदस्त ब्लड ब्रश फ्रेंजी ब्लेड अटैक लॉन्च करता है जिससे उसका अपोनेंट का वेपन टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। रैन और बाकी कैप्टन्स इस डिस्प्ले से हैरान रह जाते हैं। अपोनेंट हार मान लेता है और पिंग की जीत हो जाती है। उसके फ्रेंड उसकी स्ट्रेंथ देखकर शॉक रह जाते हैं। चैंगडिंग अगली फाइट के लिए तैयार होता है लेकिन पिंग खुद अगला अपोनेंट लेने की घोषणा करता है। 8 स्कूल अलायंस का कैप्टन वेन अपने टीममेट को समझाता है पिंग की अल्टीमेट अटैक लगभग 60 काउस की एनर्जी इस्तेमाल करती है। वो सोचता है कि पिंग इतना बड़ा अटैक दोबारा नहीं कर सकता और अपने अगले फाइटर को पिंग की एनर्जी ड्रेन करने के लिए कहता है लेकिन उसकी उम्मीद के उलट पिंग टॉप ग्रेड ब्लड एनर्जी पिल लेकर अपनी एनर्जी रिस्टोर कर लेता है। सभी लोग ये देखकर स्टंट रह जाते हैं कि उसने इतनी जल्दी अपनी एनर्जी रिकवर कर ली। पिंग खुद भी खुश होता है कि कोई ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि वो सिस्टम की मदद से रिकवर कर रहा है। इस बीच चैंगडिंग इरिटेट हो जाता है कि उसे फाइट का मौका नहीं मिला और वो बाथरूम ब्रेक लेने चला जाता है। वेन अपने टीममेट को सलाह देता है कि पिंग के लेग्स पर अटैक करे क्योंकि उसने अपर बॉडी को ज्यादा ट्रेन किया होगा। फाइट शुरू होती है और अपोनेंट तेजी से पिंग के लेग पर अटैक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। मोडू का कैप्टन जल्दी रिकवर करता है और एक जबरदस्त फुट जैब अटैक से फाइट खत्म कर देता है लेकिन वेन बिना समय गंवाए पिंग पर हमला कर देता है लेकिन पिंग जल्दी से डॉज करता है और सबको फिर से शॉक कर देता है जब वो वाइड स्टांस दिखाता है। यहाँ तक कि उसके टीममेट्स भी नहीं जानते कि वो इस टेक्निक को यूज कर सकता है। स्कूल के प्रिंसिपल्स भी इम्प्रेस्ड होते हैं कि करंट फ्रेशमैन का कॉम्बैट लेवल इतना हाई है। पिंग हवा में होवर करने के लिए पिल लेता है जिससे वो अपनी रिकवरी का सोर्स फेक कर सके लेकिन वो वेन की वार्निंग को इग्नोर कर देता है कि ज्यादा पिल्स लेना डेंजरस हो सकता है। जैसे ही उसकी ब्लड एनर्जी नॉर्मल होती है पिंग वापस नीचे आ जाता है। अब दोनों कैप्टन इतनी इंटेंसिटी से टकराते हैं कि रैन को उनके स्ट्रे अटैक्स को डिफ्लेक्ट करना पड़ता है। वेन अपनी ब्लड एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज करता है कि उसकी टॉप ही उड़ जाती है। वो सिर्फ एनर्जी से ही पिंग के फुट जैब को ब्लॉक कर देता है। दोनों तब तक फाइट करते रहते हैं जब तक कि उनकी ब्लड एनर्जी लो नहीं हो जाती। फिर फाइट एक ब्रॉल में बदल जाती है लेकिन पिंग जीत जाता है क्योंकि उसके पास अभी भी एक काऊ बची होती है। फाइनल एक्सचेंज के बाद वो फिर से एक और पिल ले लेता है और अगली फाइट के लिए रेडी हो जाता है। कमेंटेटर भी वंडर करता है कि क्या पिंग एक ही मैच में 5 अपोनेंट्स को हराने का रिकॉर्ड बनाने वाला है। दूसरी तरफ वॉन्ग और फैनकिंग डंजन में एंटर करते हैं ताकि ब्लड एनर्जी स्टोन हासिल कर सकें। दोनों लूट को लेकर डिस्कशन करते हैं क्योंकि वॉन्ग को ज्यादा हिस्सा चाहिए। वो मानता है कि उन्हें हाई रैंक के वॉरियर का सामना करना पड़ सकता है और चूंकि वो फैंकिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। आखिरकार दोनों पावर अप करते हैं और असॉल्ट शुरू कर देते हैं। डे 2 की फाइट शुरू होती है और पिछले दिन का रिकैप दिया जाता है। रिवील होता है कि नॉकआउट स्टेज में मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी अलायंस ने 8 स्कूल अलायंस को हरा दिया था। 8 स्कूल अलायंस के पुराने मास्टर ने अपने फॉलन स्टूडेंट्स और बाकी सभी को एक इंस्पायरिंग स्पीच दी थी। पिछले दिन के एमवीपी की लिस्ट में पिंग का नाम भी शामिल होता है। अब कमेंटेटर कंपटीशन का आगे का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। वुड और जिंगडू एक दूसरे से लड़ेंगे। जो हारेगा वो मार्शल आर्ट्स अलायंस से लड़ेगा। इस फाइट का विनर फिर से फाइनल्स में जाएगा। ये सुनकर पिंग शॉक हो जाता है कि वो जिंगडू के खिलाफ फाइट नहीं करेगा। फन उसे समझाता है कि उसने फर्स्ट मैच में अपनी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा रिवील कर दी जिससे उसे डिसएडवांटेज मिलेगा। स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि एक मार्शल आर्टिस्ट को फाइट से पीछे नहीं हटना चाहिए लेकिन ट्यूटर उन्हें समझाता है कि ऐसी मेंटालिटी लेकर डंजन में जाना जानलेवा साबित हो सकता है। ये पहली बार होता है कि स्टूडेंट डंजन के बारे में सुनते हैं। फन उन्हें समझाता है कि फाइनल से पहले अपने ट्रम्प कार्ड एग्जॉस्ट करना बेवकूफी होगी। जिंगडू ने मार्शल आर्ट्स अलायंस को हराया था बिना अपनी फुल स्ट्रेंथ रिवील किए, इसलिए फाइट्स क्लोज लग रही थी। ये सुनकर पिंग अपने प्राइड को साइड रखता है और ट्यूटर के प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो जिंगडू से मैच हार भी जाते हैं तो मार्शल आर्ट्स अलायंस को हराना आसान होगा क्योंकि वो पहले से ही वीक होंगे। फिर वो जिंगडू के खिलाफ फाइनल में बेस्ट कंडीशन में लड़ सकते हैं। अब टीम को बुलाया जाता है और मैचअप्स रिवील किए जाते हैं। क्राउड थोड़े परेशान होते हैं कि पिंग फाइट नहीं कर सकता। पहली फाइट होती है जियाओ वर्सेस पावर हाउस अपोनेंट। अपोनेंट उस पर हैवी ब्लोस लैंड करता है
जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन जियाओ हार नहीं मानती और उसको एक क्रिटिकल किक मारती है उसके फैमिली ज्वेल्स पर। अपोनेंट सीधे नीचे गिर जाता है और जियाओ को विनर घोषित कर दिया जाता है, मगर इंजरी इतनी सीरियस होती है कि उसे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ता है। रिवील होता है कि वो 3 महीने तक बाहर रहेगी। अगली फाइट होती है चैंग जिंग वर्सेस होनू। होनू इतनी ताकतवर है कि सिर्फ हल्की सी ब्लड एनर्जी यूज करके चैंग जिन को दूर उड़ा देती है। चैंग जिन अपना स्पीयर फेंकता है, लेकिन हु उसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। रेफरी उसे रोकता है ताकि स्पीयर क्राउड में न लगे, और इस डिस्ट्रैक्शन में चैंग जिन आगे बढ़कर एक जबरदस्त पंच मारता है, हु को हिलाकर रख देता है। हु अपना कंपोजर खो देता है और एक डिवास्टेटिंग नी मारने वाला होता है, लेकिन फन हार मान लेता है ताकि उसका स्टूडेंट ज्यादा चोट ना खाए। चैंग जिन को भी स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है, लेकिन वो हाई स्पिरिट में होता है। अब हु अगले दिन मार्शल आर्ट्स यांग से भिड़ता है। यांग बॉक्सिंग स्टाइल में फाइट करती है और हु के स्पीयर को छोड़कर ब्लड एनर्जी को अपने हाथों में चैनल करता है। यांग एक पंच मारती है, लेकिन हु उसे ब्लॉक कर देता है। वो उसके फैमिली ज्वेल्स पर एक स्नीक अटैक भी ट्राई करती है, लेकिन ये भी फेल हो जाता है। आखिर में यांग एक जबरदस्त हेडबट मारती है, जिससे हु स्टैगर हो जाता है। उसे पता था कि हु ने अपनी स्किल्स को अभी भी रीइंफोर्स नहीं किया, क्योंकि वो 3rd रैंक से नीचे है। वो एक और अटैक लॉन्च करती है, लेकिन हु उसके किक को रोक लेता है और अपनी हिडन स्पीयर ब्लेड से एक तेज स्टैब मारता है। यांग हार नहीं मानती और एक जबरदस्त हेडबट मारती है, लेकिन फिर से गिर जाती है। वो मैच हार जाती है, लेकिन उसकी बहादुरी देखकर सब इम्प्रेस्ड होते हैं। उधर वैंग और फंचिंग तेजी से डंजन में भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके पास एक बड़ा ब्लड एनर्जी स्टोन होता है, लेकिन 5th रैंक एनिमीज उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे उन्हें वो स्टोन छोड़ना पड़ता है। वैंग अपने मास्टर को बचाने के लिए लॉन्ग टर्म गोल को चुनता है, जिससे वो अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। कंपटीशन में वापस वैंग गैंग होनू को जगह लेता है और ऑनल के खिलाफ फाइट करता है, लेकिन ये एक 1 साइडेड बीटिंग बन जाती है। स्टिंग अपने टीममेट्स को हारते देखकर गुस्से में स्टेज पर दौड़ता है, लेकिन वैंग उसे एक ही पंच में रिंग से बाहर उड़ा देता है। वो हंसता है क्योंकि उसके स्कूल को विनर घोषित कर दिया जाता है। विंग बस फ्रस्ट्रेशन में देखता रह जाता है। अब उन्हें फाइनल्स के लास्ट स्पॉट के लिए मार्शल आर्ट्स अलायंस से फाइट करनी पड़ती है।